जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को अभी हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो भारत सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की निदेशक डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉक्टर माइकल पात्रा का स्थान लिया है। डॉक्टर माइकल पात्रा ने जनवरी 2025 में अपना पद छोड़ दिया था, उसके बाद से ये पद खाली था। तो अब उनके स्थान पर डॉक्टर पूनम गुप्ता आ गई हैं डिप्टी गवर्नर के रूप में। डॉक्टर पूनम गुप्ता का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। दोस्तों, जो आरबीआई है उसमें एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होता है, और डिप्टी गवर्नर की जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जो डिप्टी गवर्नर हैं उनमें से पहला नाम है स्वामीनाथन जे का, दूसरा नाम है एम राजेश्वर राव का, तीसरा नाम है टी रविशंकर का, और चौथा नाम किसका हो जाएगा? डॉक्टर पूनम गुप्ता का। दोस्तों, प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन थे आरबीआई के? कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स वी टेलर। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई की? तो उनका नाम है के जे उदयसी, जो कि 2003 से 2005 तक आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रही हैं। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया था। 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर किया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान और 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई की? सुधा बालकृष्णन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें आरबीआई से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय यानी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका आनंद, गुजरात में। तो दोस्तों, संसद में अभी हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य है गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना। दोस्तों, जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद है उसको अब बदला जाएगा और उसे बोला जाएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, और यही होगा भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय। दोस्तों, जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद है उसको अब ग्रामीण प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया जाएगा। दोस्तों, ये जो विश्वविद्यालय बन रहा है जो कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय होगा, इसका नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा जाएगा। अब इनको जानते हैं कि ये त्रिभुवन दास पटेल कौन है। तो त्रिभुवन दास पटेल का जन्म हुआ था 1903 में गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद गांव में। ठीक है, वे गांधी जी के अनुयायी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। और त्रिभुवन भाई पटेल जी के द्वारा 14 दिसंबर 1946 को कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसे हम आज अमूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सहायता से डेयरी सहकारी आंदोलन को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर आप डॉक्टर वर्गीज कुरियन को देख सकते हैं। चलिए भारत में कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में।
प्रथम सौर वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार में स्थापित किया गया है। भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। महिला शांति सैनिकों का पहला समिट हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। पुरुष और महिला टीम ने पहला खो खो विश्व कप 2025 जीता है। तो ये किसने जीता है? भारत ने। स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के द्वारा। यानी कि इसका जो उपग्रह समूह है ये अभी भेजा गया था स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा। ठीक है। और हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है श्रीलंका में। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इससे आप नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है थाईलैंड में। तो उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी थाईलैंड गए हुए हैं। तो 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी यात्रा होगी थाईलैंड की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न सिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं और कुछ समझौते भी होने वाले हैं भारत और थाईलैंड के बीच में। यहां पर बात हुई थी बिम्स्टेक की, क्योंकि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन ही थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसके 7 मेंबर हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। दोस्तों, बिम्स्टेक के जो 7 मेंबर हैं यह विश्व की लगभग 22% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि इन 7 देशों के पास विश्व की 22% पॉपुलेशन है। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? तो बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। वर्तमान में इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत के हैं, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है थाईलैंड। ठीक है। तो बिम्स्टेक में वे देश शामिल हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। ठीक है, जिसमें भारत भी आता है, भूटान और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। तो यही बिम्स्टेक के मेंबर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। तो तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो पहला प्रोडक्ट है कुंभकोणम पान पत्ता, दूसरा है थोबलई फूलों की माला। दोस्तों, कुंभकोणम पान पत्ता तमिलनाडु के तंजावुर में काफ़ी प्रचलित है और जो कन्याकुमारी है उसमें थोबलई फूलों की माला प्रचलित है। तो इन दोनों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में अब कुल जीआई टैग प्रोडक्ट की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 62। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग के मामले में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है, तो वो है यूपी। यहाँ पर 75 से ज़्यादा जीआई टैग हैं। फिर सेकंड नंबर पर कौन है? तमिलनाडु, जहाँ पर 62 जीआई टैग हो गए हैं। बात करते हैं कुंभकोणम पान पत्ता की। तो यह तंजावुर की उपजाऊ कावेरी नदी घाटी में उगाया जाता है और तिरुवैयारू, पापनासम और थिरुवेदेमरुदुर, कुंभकोणम और राजगिरी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। बात कर लेते हैं थोबलई फूलों की माला की। तो यह दक्षिण तमिलनाडु और केरल में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये माला आप यहाँ पर देख सकते हैं। सफ़ेद, लाल और हरे फूलों से बुनी गई ये कलात्मक माला होती है जिसे चटाई जैसी शैली में तैयार किया जाता है। ठीक है। तो ये माला और ये पान जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। इनको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के और भी प्रोडक्ट हैं जिन्हें कुछ समय पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था, जिसमें कन्याकुमारी मैटी केला और
चेदी बुट्टा साड़ी, जदेरी नमकट्टी, डिंडीगुल ताले, तंजावुर पेंटिंग, कोयम्बतूर वेट ग्राइंडर और कांचीपुरम सिल्क साड़ियाँ। तो ये भी आप प्रोडक्ट नोट कर लें जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड हैं और उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन। तो शिव सुब्रमण्यम रमन अभी हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। तो भारत सरकार ने शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं PFRDA की, तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और 2014 में इसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। यह भारत में पेंशन प्रणाली का नियामक होता है, यानी कि पेंशन प्रणाली को रेगुलेट करने वाली जो संस्था होती है वो होती है PFRDA। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी हाल ही में भारत में 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन प्रणाली यानी UPS को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा निखिल सिंघल को। तो निखिल सिंघल को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मीडिया रणनीतिकार, बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं निखिल सिंघल। तो उन्हें उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान दिया गया है तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में उगादी पुरस्कार मायना स्वामी को दिया गया है जो कि एक इतिहासकार हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है और वो छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे लेखक बने हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है राम सुतार को जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोग जो कि डेनमार्क के द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है विजय शंकर को जो कि सनमार ग्रुप के चेयरमैन हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है चिरंजीवी को जो कि एक तेलुगु अभिनेता हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? अर्जुन GS फाउंडेशन बैच, 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जा करके। तो यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप इस कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन 200। ठीक है, तो आपको छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। तो इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से बताया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? तो रजनीगंधा अचीवर्स की टीम ने जीता है। दोस्तों, ये जो आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप है 2025 का, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो फाइनल मुकाबले में रजनीगंधा अचीवर्स की टीम ने जिंदल पैंथर को हराया है। ठीक है, और इस ट्रॉफी को किसने दिया है, यानी विजेता की ट्रॉफी को किसने दिया है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो राजश्री बिड़ला हैं और जो अस्करन अग्रवाल हैं, उनके द्वारा ये ट्रॉफी प्रदान की गई थी। इस कप को 2018 में आदित्य बिड़ला ग्रुप और अमेचर राइडर्स क्लब ने इसे राष्ट्रीय पोलो चैंपियनशिप के रूप में शुरू किया था। ठीक है, बात करते हैं पोलो की। तो पोलो एक घुड़सवारी वाला टीम खेल है। घोड़ों पर बैठकर 2 टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल करने की कोशिश करती हैं। पोलो की उत्पत्ति प्राचीन फारस से हुई थी, जिसे आज हम ईरान बोलते हैं। भारत में पहला पोलो क्लब 1834 में असम के सिलचर में स्थापित किया गया था। पोलो खेल में प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं।
पोलो खेलते हुए दिल्ली के सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में घोड़े से गिरकर हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो 6 रह गई है। यानी कि अब पूरे भारत में 6 ऐसे जिले हैं जो कि सबसे अधिक नक्सल प्रभावित हैं। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त किया जाए। तो पहले 38 ऐसे जिले थे जो कि नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब 6 ऐसे जिले बचे हैं जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं। दोस्तों, ये जो 6 नक्सल प्रभावित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इसमें 4 जिले हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। और फिर झारखंड का एक जिला है पश्चिम सिंहभूम, और फिर महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली। तो ये 6 जिले हैं जो कि सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य भी घोषित किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं नक्सलवाद की। तो नक्सलवाद एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है। इसकी जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से जुड़ी हुई हैं। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। यह आंदोलन किसानों, आदिवासियों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये हिंसक उग्रवाद में बदल गया है और आज भारत के लिए समस्या बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में सबसे आगे है। तो राजस्थान के 275 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, ये जानकारी किसने दी है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना। भारतीय रेलवे 2030 तक अपनी खाली जमीनों का उपयोग करके 20 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। फरवरी 2025 तक देश में कुल 2249 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, जिसके 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पर 270। तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जहां पर 237। चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर 204। और 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जिसमें 198 ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तम चावल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य में उत्तम चावल योजना शुरू की गई है। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी जी, तो उनके द्वारा उत्तम चावल योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना के तहत बढ़िया चावल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो पात्र राशन कार्ड धारक होंगे उनको हर महीने 6 किलोग्राम बढ़िया चावल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना पहली बार किसी राज्य में शुरू की गई है जिसमें बढ़िया क्वालिटी का चावल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे दिल्ली में अभी हाल ही में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। गवाह संरक्षण योजना हरियाणा में, सुभद्रा योजना ओडिशा में, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश में, वीरांगना योजना ओडिशा में और वांगलार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मार्च 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 13 महीने का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा और इसकी ई बुक मिल जाएगी, और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर
मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 और 2025 की करंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा पैकेज 100। तो इसको आप जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। 2025 वाला प्राप्त करेंगे तो आपको हर महीने अपडेट कर दी जाएगी ई बुक। चलिए अब रिवीजन भी कर लेते हैं कल का। 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे हो गए हैं? 52। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया था? किरण रिजिजू ने। निहारिका सिंघानिया ने एसएल होप CSI लेयर घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? यूपी ने। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड। किस राज्य के कैंसर प्रदेश में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे? दिल्ली। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? हिसार हरियाणा में। इसके अलावा हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? SpaceX। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितनी वृद्धि की है? तो 2.33% से लेकर 7.48% के बीच में वृद्धि की। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय ऑस्कर विजेता डिस्कस करेंगे। तो भानु अथैया को 1982 में ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी फिल्म के लिए, और 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2008 में रेसुल पुकुट्टी को मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। 2008 में AR रहमान को भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, और AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था स्लम डॉग मिलेनियर के जय हो के लिए। 2008 में गुलजार को भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का स्लम डॉग मिलेनियर जय हो के लिए। और इसके अलावा 2023 में नाटू नाटू को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ये RRR का गाना था। और 2023 की बात करें तो गुनीत मोंगा को दिया गया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। तो ये हैं भारतीय ऑस्कर विजेता। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1973 में शुरू हुआ था 1 अप्रैल के दिन। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। बहुत ही अच्छी ई बुक है, पिक्चर के साथ इसमें बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं, और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर।